क्लासेस इंदौर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। 27 फरवरी 2025 से आपका बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है। इसके लिए नवी क्लास या नवी परिवार आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया जिसका नाम फतेह सीरीज़ है। और फतेह सीरीज़ के अंतर्गत आज पहला वीडियो है। पहले वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में हम जान लेते हैं किस तरीके का हिंदी का पेपर पूछा जाता है। देखिए, हिंदी का टोटल 75 नंबर का पेपर पूछा जाता है और सारे सब्जेक्टों का ही 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। जिसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, फिलअप्स पूछेगा, सही जोड़ी पूछेगा और सत्य सत्य या ट्रू फॉल्स पूछेगा। एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प या वन वर्ड या वन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन 6 रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के। तो 5 × 6 टोटल कितने हो जाएंगे? 30 अंक के लिए, 30 मार्क्स के लिए ये आपको अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 24 नंबर टोटल क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 12 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। जो टोटल 24 नंबर के वो क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? तो आपकी क्षितिज बुक से, कृतिका बुक से, भाषा बोध से, काव्य बोध से, पद्य साहित्य से कुछ लिए जाएंगे, कुछ गद्य साहित्य से, कवि परिचय, लेखक परिचय से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा 3-3 नंबर के कोई 3 क्वेश्चन रहेंगे 9 नंबर के लिए। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे? तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में दोनों, गद्यांश की भी और पद्यांश की भी। और उसके बाद संवाद लेखन भी आपको देखना है, उसमें विज्ञापन लेखन भी देखना है और अनुच्छेद लेखन भी देखना है। ये 3 मार्क्स के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा 12 नंबर के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4-4 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेंगे और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न यानी 4-4 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। इसमें जो रहेगा आपको निबंध, पत्र लेखन और अपठित गद्यांश, इस तरीके से टोटल जो आपको सिलेबस कवर करना है 75 नंबर का सिलेबस कवर करना है। जो हम पढ़ेंगे लास्ट के 3 से 4 वीडियो हम पढ़ेंगे कि पूरे जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी लंबी वीडियो होगी उस सारे में हम कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 आपके ऑब्जेक्टिव कवर किए जाएं। अभी जो हम पढ़ने जाएंगे वो है भाषा बोध, यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे भाषा बोध के लिए। ये भाषा बोध पूरा कंप्लीट टॉपिक हम आज खत्म करेंगे इस वीडियो। भाषा बोध 8 अंक के लिए आने वाला है। उसमें पहले हम पढ़ेंगे वाच्य, वाच्य उसके प्रकार, फिर पढ़ेंगे हम क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, फिर समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी में एक लिए शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति या शब्द शक्ति के प्रकार। जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं वो या तो डिफरेंस या अंतर के रूप में पूछे जाएंगे या तो सीधे वाक्यों में प्रयोग की या परिभाषा के रूप में पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न बनते हैं, या तो अंतर बनेगा, संधि व समास में अंतर, मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर, या तो बनेगा क्वेश्चन परिभाषा की परिभाषा बताइए। किसकी परिभाषा पूछ लेगा? या तो पूछ लेगा संधि की या समास की परिभाषा पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा क्रिया की परिभाषा या वाच्य की परिभाषा पूछ लेगा। ठीक, ये क्वेश्चन बचेगा, ये वाक्यों में प्रयोग करिए, वाक्य में प्रयोग करिए। वाक्य में प्रयोग जब शब्द आएगा तो वाक्य में प्रयोग किसका होगा? मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होगा, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होगा या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन आपके भाषा बोध से तैयार हो जाएंगे। जो हम पहला जो पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एमपी बोर्ड डिमांड करता है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। क्रिया का रूप परिवर्तन क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। और वाच्य का साधारण मतलब क्या होता है? बोलने का विषय। वाच्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कैसे होता है? क्योंकि क्रिया 3 प्रकार में बदलती है। कैसे? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार, जो काम किया है उसके अनुसार, और कहते हैं भावना के अनुसार। ये 3 रूप में जो है क्रिया एक्सचेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए वाक्य भी 3 रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो वाच्य का साधारण सा मतलब क्या होता है? क्रिया के रूप में क्या होना? परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के प्रकार बताइए, तो आप 2 नंबर में यह सफिशिएंट क्वेश्चन है। 30 वर्ड के लिए 2 अंक के लिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जिसको 30 शब्दों में लिखना रहता है, 30 शब्दों में ये प्रॉपर तरीके का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको, वह पढ़ना है संधि व समास। अगला जो हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है काम करना या होना होता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम करना या होना होता है। अतः मतलब वो जो शब्द होंगे जिससे हमें कार्य होने का या कार्य करने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के 2 प्रकार से भेद हम डिसाइड कर सकते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जो भेद बांटे गए हैं 2 प्रकार बांटे, कहीं कहीं ये 3 प्रकार के भी हैं, जैसे अकर्मक, सकर्मक और कहीं कहीं द्विकर्मक भी लिखा गया है कई कई बुकों में। और रचना के आधार पर आपके 5 भेद है। कैसे 5 भेद? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया, और कहीं कहीं इसको पूर्व विलोकिक क्रिया भी नाम दिया गया है। इस तरीके से आपको क्रिया जो पूछा जाएगा, तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो आपको क्रिया के 2 प्रकार से बताना है, कर्म के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी। अगला जो टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण परिभाषा क्या कहती है इसकी? क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण करते हैं। किसकी विशेषता? तो क्रिया की विशेषता। क्रिया की कैसी विशेषता? तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि राम बहुत सुंदर हंसता है। हंसना क्या है? क्रिया है। लेकिन कैसा हंसता भैया? बहुत ही सुंदर हंसता है। ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और कौन सा? परिणामवाचक। ठीक है, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधि व समास। संधि क्या होगी और समास क्या होगी और दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। संधि और समास में किस प्रकार का अंतर और किस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो अंतर पूछा जाएगा तो आप ये पूरा तरीके से सिस्टमेटिक कर सकते हैं, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या होंगे। तो पूरा मैंने आपको डिस्क्लेमर या पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया। देखिए, परिभाषा के आधार पर जब हम बात करेंगे तो 2 वर्णों की यदि मेल होता है तो वहां हम क्या कहते हैं? संधि होगी। या 2 पदों के जहां मेल होगा वहां हम क्या कहेंगे? कि वहां समास होगा। संधि के अगर तोड़ने पर क्या बनता है? संधि विच्छेद बनता है। और समास को अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है? समास विग्रह होता है। ठीक, संधि का शाब्दिक जो अर्थ है वो अर्थ होता है क्या होता है? जोड़ या मेल होता है। लेकिन समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, या संक्षेप का मतलब इंग्लिश में समरी कहते हैं। संधि के जो प्रकार हैं मुख्यतः 3 प्रकार के और सामान्यतः 8 प्रकार के, 7 प्रकार के हो जाते हैं। सॉरी, मुख्यतः 3 प्रकार कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और लेकिन स्वर के भी 5 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से? तो दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर। लेकिन समास के 6 प्रकार ही होते हैं। 6 प्रकार जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा, एक तत्पुरुष समास भी जुड़ जाता है, वहां अलग चीज है। लेकिन हिंदी में 6 प्रकार हो जाएंगे। 6 प्रकार कौन कौन से? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। यही जब तत्पुरुष समास जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, प्रथम तत्पुरुष, ये अलग चीज हो जाएगी। ये होगा आपका संधि और समास। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, या मुहावरे क्या होंगे, लोकोक्ति क्या होंगे, वो जानते हैं। मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है? तो मुहावरे का जो अर्थ है ये अपने रूढ़ अर्थों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। रूढ़ अर्थ यानी जैसे मैं कह दूं खून पसीना एक करना, ठीक है, खूब मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा होना, ठीक, ऐसी और जो है लोहे के चने चबाना, ये सारी चीजें मुहावरे के अंतर आती है। लेकिन लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोकोक्ति यानी लोक में प्रसिद्ध उक्ति, जो गली में कहावतें प्रसिद्ध हो जाती हैं वो लोकोक्ति होते हैं। जैसे पहले हम कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सारी चीजें क्या होगी? लोकोक्ति हो जाती हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं, एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन लोकोक्ति पूरा एक सेंटेंस भी बन सकता है, पूरा वाक्य भी हो सकता है। मुहावरे में जो होगा वो व्यंजना की प्रधानता होगी, लेकिन लोकोक्ति में जो होगी वो किसकी प्रधानता होगी? लक्षणा की प्रधानता होगी। मुहावरे के अंत में ना का होना अनिवार्य, जैसे मैंने बताया आपको ऊंट के मुंह में जीरा होना, ना आ रहा है। लेकिन लोकोक्ति के अंत में ना होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, स्वाद आ रहा है, दा आ रहा है, लेकिन ना नहीं आ रहा है। मुहावरे गद्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति गद्यात्मक और पद्यात्मक इनकी दोनों शैलियों में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होगा, तो आप ये अंतर आसानी से 2 अंक के लिए लिख सकते हैं। कोई 2 अंतर आपको लिखना रहेगा तो 2 अंतर कोई से भी लिख दीजिए, या 3 अंतर 3 नंबर में पूछा जाएगा 3 अंतर लिख लीजिए। ठीक है, इसके साथ जो पूछा जाएगा कि मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो हम मुहावरे भी थोड़े से डिस्कस कर लेंगे और थोड़े से लोकोक्ति जो अभी तक के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चल मुहावरे, जैसे मुहावरे देखिए, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आप अपने मम्मी पापा के लिए बहुत प्यारे हैं, आपका भी बहुत प्यारा होगा किसी के साथ, तो उसका मतलब होगा आंखों का तारा का मतलब होना बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक, अगला जो है खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, वैसे मेहनत तो कुछ कर नहीं रहे हो, बहुत मेहनत करना, मेहनत करना। ठीक है, 9 2 11 होना, जैसे भाग जाना, जैसे आप लोग भाग जाते हो मुसीबत में छोड़ के, भाग जाना। ठीक, दाल न गन्ना यानी काम न बनना, काम न बनना। ठीक है, लोहे के चने चबाना, हाय हाय कितना बढ़िया काम कर रहे हो आप, कठिन परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो ना भैया, इतनी कठिन परिश्रम, ठंडियों में आपको पढ़ना पड़ रहा है। गागर में सागर भरना यानी बहुत थोड़े में बहुत थोड़े में अधिक कहना, थोड़े में अधिक करना। ठीक है, अगला है आस्तीन का सांप, जो आपका मित्र है वो आपका ही आस्तीन का सांप है, दूर हो जाओ। आस्तीन यानी निकट का शत्रु, निकट का शत्रु। ठीक है, मिट्टी में मिल जाना यानी खत्म हो जाओगे अगर उसके साथ नहीं रहोगे तो। ठीक है, नष्ट हो जाना, नष्ट होना। देखिए, लोकोक्तियों की बात करते हैं। 1 अनार 100 बीमार, जैसे लंच आप लेके गए और मित्र आपके सारे भूखे। ठीक है, तो एक टिफिन में सभी लोग कैसे खाएंगे, तो थोड़े चीज में डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, मतलब वस्तु कम मांग ज्यादा। ठीक है, 1 अनार 100 बीमार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम ना आने पर बहाना बनाना। इसका अर्थ कैसे कि डांसर इज सनी देओल, काम ना आने पर बहाना बनाना, बहाना बनाना। डांसर इज सनी देओल और ब्लेमिंग ऑन रेमो डिसूजा है, तो फालतू में नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब काम ना आने पर बहाना बना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे मैं इसका मतलब आपको मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन आप समझिए कि बंदर न जाने अदरक का स्वाद का मतलब मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो गुणों का महत्व नहीं जानता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो गुणों का महत्व नहीं जानता, गुणों का महत्व नहीं जानता है। ठीक है, अगला गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। देखिए, लेकिन यहाँ पे भरना शब्द था, ना था, लेकिन यहाँ पे ना नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, एक लोकोक्ति में प्रयोग हुआ है और एक मुहावरे में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब क्या ना, थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कुछ करना। ठीक है, अधिक कर देना। आंखों के अंधे का नयन सुख, ठीक है, आंख के अंधे का नयन सुख जो है, इसका मतलब क्या है, नाम के विपरीत होना। नाम आपका विवेक है लेकिन आपके अंदर विवेक है नहीं, तो जैसा नाम वैसा परिणाम ना होना, नाम और परिणाम ना होना। ठीक है, नाम के विपरीत परिणाम, नाम के विपरीत परिणाम। ठीक है, नाम जैसे विवेक लेकिन आपके अंदर विवेक नहीं, तो नाम के विपरीत परिणाम हो गया। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, लेकिन जो अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब आप समझ रहे हो वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपना काम स्वयं करना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर जो मतलब है, इसका मतलब होता है पढ़े लिखे ना होना। इस तरीके से मध्य प्रदेश बोर्ड में आपके बहुत सारे IMP क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अगर ज्यादा इसके डिटेल में जाना है तो आप नवी क्लासेस इंदौर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सर्च करिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी इन सब चीजों की। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। जो एक से अधिक मतलब दें वो सारे शब्द कैसे कहलाएंगे, अनेकार्थी शब्द। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अंक, अंक का मतलब होता है कहीं गोद और कहीं का मतलब होता है गिनती। गुरु का मतलब होता है शिक्षक और भारी। फल का मतलब कहीं परिणाम का मतलब होता है, कहीं फल और फूल के मतलब दिया जाता है। घाटा बादल या कम। कर का मतलब हाथ या
करना। उत्तर का मतलब होता है कभी दिशा, कहीं जवाब का अर्थ होता है अर्थ, धन या मतलब, संधव का मतलब होता है घोड़ा या तो समुद्र, अर्क का मतलब होता है सूर्य या रस, पद का मतलब होता है पैर या अहोदा। और भी महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला जो पढ़ना है आपको वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। अब वो देखते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, महत्वपूर्ण वाक्यांश जो है उनके लिए एक शब्द, जैसे दो भाषा बोलने वाले जो होंगे उनको क्या कहलाएंगे, द्विभाषी कहलाएंगे। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य कहलाएगा, ठीक है। जिसे जीता ही ना जा सके वो अजय होगा, पराजय नहीं, इसकी पराजय कभी ना हुई अजय हो गया। जिसकी पत्नी मर गई हो वो विदुर, लेकिन जिसका पति मर गया हो वो क्या कहलाएगा, विधवा कहलाएगी। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाएगा, बचाल। तो बहुत कम बोलने वाला क्या कहलाएगा, मितभाषी। जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो अंडज। जो शरण में आ गया हो उसे हम क्या कहेंगे, शरणागत कहेंगे। जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाएंगे। जिसके खर्चा ही कम हो वो क्या कहलाएगा, मितव्ययी। और जो का खर्चा ज्यादा हो वो क्या होगा, खर्चीलू। या खर्च ज्यादा हो उसका क्या कहलाएंगे, खर्चीलू। ऐसे सारे शब्द के लिए हम क्या करेंगे, एक और पीडीएफ तैयार कर लेंगे और सारी चीजें हम टेलीग्राम में आपको सेपरेट करके दे देंगे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शब्द और अर्थ के जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थ मतलब शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली जो शक्ति होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे। किसका, शब्द का जो अर्थ है उसका बोध कराने वाली जो शक्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, ठीक है। अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द गुण क्या होता है, ठीक। शब्द गुण क्या कहलाते हैं, शब्द गुण जो होते हैं वो रस के नित्य गुण होते हैं। जैसे मतलब ऐसा समझिए जैसे बर्फ के साथ ठंडक बनी रहती है, उसी तरीके से रस के साथ जो है गुण हमेशा साथ में रहते हैं। मनुष्य के अंदर जिस तरीके से वीरता, उपास या दया की भावना बनी रहती है, उसी तरीके से रस के साथ माधुर और गुण और ओज गुण का धर्म बना रहता है। देखिए शब्द गुण क्या कहलाता है, जो काव्य तत्व के रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अभी जैसा मैंने बताया जो रस के गुण धर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। रस के जो नित्य धर्म होंगे वही क्या कहलाएंगे, शब्द गुण कहलाएंगे, ठीक है। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। और ये रसों के नित्य धर्म होते हैं। जैसे मनुष्य का धर्म है वीरता, उदारता या दया की भावना, ये मनुष्य के अंतरात्मा के धर्म है। उसी तरीके से रस के ये धर्म होते हैं कि माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सारे मित्रों को साथ या शेयर करें, जैसे वो सबसे अच्छी तैयारी कर सके।